शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ गलता लोहा। आज हम इसके अभ्यास से जुड़े प्रश्नोत्तर पर चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, धनराम लोहार पिता का बालक था। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और संटी से पीटते थे। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धौंकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना तथा घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे छड़ी या हत्थे से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या तथा लोहार कर्म की विद्या। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इस प्रश्न का भी उत्तर इस प्रकार से होगा, धनराम नीची जाति से अर्थात लोहार और मोहन ऊंची जाति से अर्थात ब्राह्मण था। जातिगत भेदभाव के कारण धनराम को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वह स्वयं नीची और मोहन ऊंची जाति का है। मोहन पढ़ाई में भी बुद्धिमान था। उसकी प्रतिभा के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर साहब अक्सर मोहन की तारीफ करते हुए कहते कि एक दिन बड़ा होकर मोहन उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सभी बातों के कारण धनराम ने मोहन को अपने से श्रेष्ठ मान लिया था, इसलिए धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था। तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है कि लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना था। गांव में रहने पर उसके शिक्षा के दरवाजे बंद थे। यहाँ आकर वे रास्ते खुले, उसे पढ़ने का अवसर मिला। साथ ही उसे नौकर की तरह रहने के लिए भी विवश होना पड़ा। चाहे यह अध्याय बहुत सुखद नहीं था, परंतु था तो नया अध्याय ही। अगला प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस व्यंग वचन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है। चाबुक की चोट व्यक्ति के शरीर को कष्ट पहुंचाती है,
लेकिन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति की अंतरात्मा पर प्रहार करती है। मास्टर जी का यह कथन धनराम के मानसिक बल को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था। उसके मन में यह बात अच्छी तरह बैठा दी गई कि वह तो बस लोहार का ही काम सीख सकता है, विद्यार्जन उसके वश की बात नहीं। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह के कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। अगला प्रश्न, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? तो आइए इन प्रश्नों के सारे उत्तर क्रमशः देते हैं। प्रश्नों को उनके क्रमानुसार लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसने किससे कहा? तो इसका जवाब है, यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, जो लखनऊ से गांव आया हुआ था। अगला है किस प्रसंग में कहा? जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें, ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। अगला प्रश्न है, किस आशय से कहा? वंशीधर तिवारी का आशय यह था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है। अपनी बिरादरी के लोगों की यही विशेषता है कि वे हर संभव प्रयास करके एक दूसरे की मदद करते हैं। अगला, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? तो इसका जवाब है, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं किया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो इसका जवाब भी क्रमशः देंगे। पहला प्रश्न है, किसके लिए कहा गया है? तो इसका जवाब है, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। दूसरा है, किस प्रसंग में कहा गया है? तो मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा है। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। अगला, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को बताता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। आइए पाठ के आसपास से भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गांव में उसे साधनहीनता एवं प्राकृतिक बाधाओं का संघर्ष झेलना पड़ा। अपने घर के आसपास विद्यालय न होने के कारण उसे 2 मील की ऊंचाई चढ़कर नदी को पार करके अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही थी। शहर में इस प्रकार की बाधा तो नहीं थी, लेकिन संघर्ष और कठिनाइयां उसे वहां और ज्यादा झेलनी पड़ी। रमेश बाबू के यहाँ उसे दिन भर नौकर की तरह काम करना पड़ता था। उसे हर परिस्थिति से समझौता करना पड़ रहा था। जिस पढ़ाई की उम्मीद लेकर वह गांव से शहर आया था,
वहाँ उसे वह नहीं मिल सकी। पढ़ाई के नाम पर साधारण से स्कूल से वह 8वीं तक की पढ़ाई कर सका, जिससे एक मेधावी छात्र का उज्जवल भविष्य अंधकारमय हो गया। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो आइए उनकी खूबी भी देखेंगे और खामियां भी देखेंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत अध्यापक हैं। वे बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई कराने में विश्वास रखते हैं। बच्चों को डांटना, पीटना और कटु कहना मानो उनका अधिकार है। वे धनराम पर तीनों तरीके आजमाते हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत उच्चता और नीचता का भाव भी गहरे बैठा हुआ है। इसलिए वे मोहन को प्रेम करते हैं तथा धनराम का तिरस्कार करते हैं। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग वचन कहना अशोभनीय नहीं कहा जा सकता। वे धनराम से मुफ्त में दरातियों पर धार भी लगवाते हैं, इसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, सिखाने और आगे बढ़ाने में रुचि लेते हैं। उनके तरीके अशोभनीय हो सकते हैं, किंतु शिक्षा कर्म में उनकी निष्ठा सच्ची है। अगला प्रश्न, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। इस कहानी का अंत इसे प्रारंभ से जोड़ता है, इसलिए वह खास है। यदि कहानी के अंत में यह स्पष्ट कर दिया गया होता कि मोहन हंसुआ पर धार चढ़ाकर खेती करने निकल पड़ता है या लोहे के कार्य में ही रुचि रखते हुए जातिगत व पारंपरिक व्यवसाय की रूढ़ी से स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर देता है, तो यह निष्कर्षात्मक कहानी होती। लेकिन इसमें पाठकों को सोचने समझने के अधिक मुद्दा नहीं मिलता। लोहे की छड़ को गोल करना एक आकस्मिक साहस या व्यवहार था। यदि वहां पर उसके पिता या गांव के किसी सम्मानित वृद्ध व्यक्ति द्वारा उसे शाबाशी देते हुए कहानी का अंत किया गया होता, तो शायद कहानी का संदेश और भी अच्छा हो सकता था। आइए भाषा की कुछ बातें हैं, उससे संबंधित विषय को देखते हैं। पाठ में निम्नलिखित शब्द लौह कर्म से संबंधित हैं। किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने लिखिए। तो आइए देखते हैं शब्द क्या क्या है। तो धौंकनी, धौंकनी यह आगे को सुलगाने और धधकाने के काम आती है, मतलब आग को सुलगाने और धधकाने का काम करती है। अगला है दराती। दराती मूलतः खेत में घास या फसलें काटने के काम आती है। लोहार मुख्य रूप से दराती जैसे औजार बनाते हैं। अगला है सड़सी। सड़सी लोहे की 2 छड़ों का बना हुआ कैंची नुमा औजार, जिससे लोहार गर्म छड़ें, बटलोई आदि पकड़ते हैं। आफर, आफर भट्टी या लोहार की दुकान होती है। हथौड़ा लोहे पीटने के काम आने वाला औजार। पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुन कर लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उलट पलट। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि चोर घर में घुसकर सामान उलट पुलट रहे थे। अगला है उठा पटक करना। जब मास्टर जी कक्षा में पहुंचे तो सारे बच्चे आपस में उठा पटक कर रहे थे। पढ़ लिख कर मोहन के पिता चाहते थे कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। थका मांदा, मोहन थका मांदा घर पहुंचता था तो उसके पिता उसे पुराणों की कहानियां सुना सुना कर प्रेरित किया करते थे। खा पी कर, मोहन रोज सुबह खा पी कर स्कूल जाता था। अगला प्रश्न है, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है। उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है वश का, सामर्थ्य का
या बस का, अर्थात अब बूढ़े वंशीधर यह सब पुरोहिती काम करने योग्य नहीं रहे, उनके शरीर में अधिक शक्ति नहीं रही। दूसरा, यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यहाँ बूते पर का अर्थ है आश्रय पर या सहारे पर। तीसरा, दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। तो यहाँ बूते का अर्थ है सहारे या बल पर। अगला प्रश्न है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखिए। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आप थोड़ा दही तो ला दें बाजार से। आप ये कपड़े धोबी को तो दे आएं। आप 1 किलो आलू तो ला दें। इस प्रकार कह सकते हैं। अगला है, विज्ञापन की दुनिया। विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं और आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाइए जिससे हस्तकला का कारोबार चले। तो यह विद्यार्थी के लिए है, विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।